राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। बैठ जाओ। आज लगा कि पटना में रैली है। नमस्ते भाई, नमस्ते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। क्या है आज? है? किस चीज का विरोध हो रहा है? बहुत भीड़ है। लाखों लोग पड़े हुए हैं उस पर, रोड पे। मैं देख तो रहा था, काली पट्टी बांधी हुई थी लोगों ने। मैं उनसे बात भी करता, लेकिन समय नहीं था। है? नहीं नहीं, वो समझने की स्थिति नहीं होंगे ना, यहाँ तक आगे गधे तक नहीं समझाना चाहिए किसी को। क्या, कहाँ तक पढ़ चुके? किसी का? कहाँ था? जमा कर दी? क्यों जमा कर दी? यहाँ लाना चाहिए था। कब की बात है? यहाँ क्यों नहीं लेके आई? किसी बच्चे का फोन रह गया है क्या? गर्ल्स वॉशरूम में था? किसी का फोन रह गया है? चलो। हाँ भाई। तो लिख दिया वरीता क्रम। वेरी गुड। तुमने सपोर्टिंग पीडीएफ में क्यों डाला है ये? सपोर्टिंग पीडीएफ में नहीं डालना है, दूसरी पीडीएफ में डालना है, जिसे प्रिंटर डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। चलो डन। तो ये लाइट सी कम लग रही है, क्या बात है बेटा? भूल गए थे क्या तुम आज? जल्दी लाइव करो ऑनलाइन वालों को। अच्छा, आज स्मार्ट लग रहे हैं। सही है, सही है। हाँ भाई, डालो संविधान संशोधन। ए बाबू, लिख के नहीं लाए घर से तुम लोग? तो लिख के लिया ना आप। वरीता क्रम लिख लेना जाके घर पे। वरीता क्रम ना, कुछ बच्चे लिख चुके हैं, लिख लेना। चलो, डालो संविधान संशोधन। वरीयता क्रम का एक पेज छोड़ दो, से लिख लेना, उसमें कुछ है थोड़े ना। हो गया अपलोड? हो गया है। संविधान संशोधन। अरे, वरीयता क्रम का एक पेज नहीं लिख पाओगे क्या? उसमें समझना तो कुछ है नहीं। वो तो वरीयता है, कोई टॉपिक तो है नहीं वो। वरीयता क्रम है कि भाई पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा। संविधान संशोधन। कुछ बच्चों ने कैसे लिख लिया है? कौन कौन लिख लिया, हाथ उठाओ। जो घर से लिख के ले आए हैं? ठीक है, कोई नहीं, दे देगा, पीडीएफ डाल देगा। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। देखो बाबू, तो लेट क्यों किया पीडीएफ में बेटा? काहे लेट कर दिए? संविधान संशोधन सुनो। हेलो, सुनो ना, सुनो। हमारा जो कंट्री है उसमें संविधान का संशोधन करने का जो तरीका है, संविधान संशोधन को करने के जो तरीके हमारे संविधान में, वो कुल 3 है। पहला, दूसरा और तीसरा। अब एक जो तरीका है, ये साधारण बहुमत का तरीका है। साधारण बहुमत, जिसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। याद करो, 50% प्लस 1। याद है तुम्हें? याद है, भूल गए? याद है। जो दो तरीके ये आर्टिकल 368 में दिए। तो आर्टिकल 368 जो है, इसके तहत संविधान संशोधन दो तरीका से किया जा सकता है, पहला और दूसरा। पहला क्या करता है? सदन का 2/3 का बहुमत, जो भी सदन है उसका 2/3 का बहुमत उपस्थित और मतदान का। याद आ रहा है? उपस्थित और मतदान का। उपस्थित प्लस क्या हो गया इसमें? मतदान हो गया। समझ आ गया? सिंपल। यही बात कहता है आर्टिकल 368 का क्लॉज 2, कि हमारे कंट्री में क्या होगा, संविधान में संशोधन होगा, उसके लिए ये बहुमत आपको चाहिए ही चाहिए। इसका दूसरा पार्ट कहता है कि 2/3, यानी सदन की संख्या का 2/3
उपस्थित और मतदान का प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी जितने भी हमारे कंट्री में राज्य हैं उसके आधे राज्यों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की 2 विधि हैं और ओवरऑल संविधान के संशोधन की 3 विधि हैं। अब एक आपको याद होगी, जब हमने कहा था कि आर्टिकल 4 याद है तुम्हें, आर्टिकल 4 किसी राज्य का नाम बदलना, क्षेत्र बदलना, क्षेत्र परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। तो इसको, ये 368 की प्रक्रिया अलग है, ये है, इसे हम नाम देते हैं जनरली संविधान में संशोधन, और इसकी प्रक्रिया अलग है, ये होता है साधारण बहुमत के माध्यम से। बोलो हाँ या ना। ये अलग है और वो अलग है। क्लियर क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल संविधान में कोई संशोधन हुआ, तो जो ऐसे संशोधन है जो संविधान संशोधन माने ही नहीं जाते, फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 4 में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, ईटीसी, वो इसके अंदर होते हैं। और जितने भी संविधान संशोधन विधेयक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मौलिक अधिकार में परिवर्तन हुआ, डीपीएसपी में संशोधन हुआ, आपने जितने भी पढ़े 42वां, 44वां, 46वां, ये वो वगैरह 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 वगैरह, ये। और ऐसा संविधान संशोधन जिसमें केंद्र और राज्य का यानी भारत का संघीय ढांचे प्रभाव पड़े। भाई भारत क्या एक संघ है जहां राज्य भी है और जहां केंद्र भी है, तो भारत का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाए। जैसे आपको बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भाग लेते या नहीं लेते? बोलो बोलो। अगर राष्ट्रपति के चुनाव का मेथड बदलना हो तो राज्यों से पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? एक तो ये हो गया। अगर राष्ट्रपति के चुनाव का मेथड बदलना है तो आपको राज्यों से क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव। सेकंड, आप मुझे बताओ, राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है, वो बंटवारा राज्यों से पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अगर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अगर आप चेंज कर दोगे तो मामला खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिना राज्यों के? 7वीं अनुसूची, कौन सा विषय राज्य के पास है, कौन सा विषय केंद्र के पास है, अगर आप इनमें बदलाव करोगे तो राज्यों से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बोलो हाँ या ना। सेकंड, खुद संविधान संशोधन को बदलने का तरीका, यानी संविधान में संशोधन करने का तरीका अगर आप बदलोगे तो राज्यों से पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अगर हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार आप बदलोगे तो राज्यों से पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। तो ऐसे विधेयक जो भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, जहां राज्यों का थोड़ा वैल्यू है, उसे प्रभावित करते हैं, वो विधेयक राज्यों से पूछ के लाए जाएंगे, उसमें राज्यों की आधी सहमति चाहिए। और ऐसे विधेयक जो जनरल हैं, जैसे मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, 44, 45 जो भी चल रहे हैं, तो ये आते हैं संसद को 2/3 का बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जो कि आधे से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना। आधे से ज्यादा होना चाहिए, याद है कि नहीं याद है? बोलो हाँ। जो कि आधे से क्या हो? ज्यादा हो, कुल बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा था बहुमत का प्रकार। और ये क्या है? ये होना चाहिए, ये भी आधे से ज्यादा होना चाहिए, 2/3 तो हमेशा, ठीक है। और उसके बाद राज्यों का समर्थन चाहिए। ऐसे करके आज तक हमारे देश में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने? 106। पहले लिखो आप इसको, चलो बनाओ, मैं बोल रहा हूं पहले लिखो। हाँ ऐसे करके बनाओ तो बहुत बढ़िया है। साधारण बहुमत और आर्टिकल 368 में 2 प्रकार लिख दो। पानी आ जाएगा सिकंदर? पानी, हाँ भाई। साधारण बहुमत, और ये 368 के अंदर लिख दो टाइप 1 और टाइप 2। 368 के अंदर लिख दो टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। अब साधारण बहुमत वाले में लिखो। हाँ हाँ हाँ, प्रक्रिया बदल सकते हो ना उसकी।
लिखा नहीं है उसमें मैंने लास्ट वाले में? लिखो अभी तुम, लिखो पहले साधारण बहुमत वाले में लिखो, इस वाले में, इस वाले में लिखो बेटा। 50% प्लस, टाइप 1 में लिखो 50% प्लस 1 का बहुमत, 50% प्लस 1 का बहुमत, 50% प्लस 1 लिखो। यस, संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। यह संविधान के संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। अतः 368 के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, अतः 368 के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर? क्लियर? नहीं आता। जैसे अनुच्छेद 4 में संशोधन, ठीक है, राज्यों का नाम क्षेत्र में परिवर्तन ईटीसी, राज्यों के नाम क्षेत्र में परिवर्तन ईटीसी। अब लिखिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 2 और टाइप 3, अनुच्छेद 368 के तहत टाइप 2 और टाइप 3। पहले में लिखें सदन की उपस्थिति और मतदान के, सदन की उपस्थिति और मतदान के 2/3 का बहुमत, सदन के उपस्थिति और मतदान के 2/3 का बहुमत, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि आधे से अधिक हो, विच इज मोर देन 50%, जो कि आधी संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, अन्य संविधान संशोधन, इसमें पूरा ही आता है, सारा संविधान इसी में आता है, उनको छोड़ के जो इसमें आएंगे। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, आपातकाल वाला भी प्रोविजन वही था। ठीक है, अब यहां लिखें, इधर वाले में लिखें टैब 3, उपस्थिति और मतदान का, यानी 368 वाले के अंदर लिख रहे हो आप, उपस्थिति और मतदान का 2/3 का बहुमत, उपस्थिति और मतदान का 2/3 का बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ठीक है, लिखो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले, इसी के अंदर संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले सभी विधेयक, संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले सभी विधेयक, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, चलो अगला लिखते जाओ, चुनने की दवाई नहीं आ रही। हाँ, नेक्स्ट लिखो,
केंद्र राज्य के संबंध, एग्जाम्पल में लिखो, राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य के संबंध, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय की अधिकारिता, ठीक है, बस। चलो भाई, डन हो गया। अब डालो संविधान संशोधन के, पढ़ो कौन से हुए। डालो प्रमुख संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन, क्या क्या संविधान संशोधन है, प्रमुख संविधान संशोधन, ठीक है। हमारे कंट्री में क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं, देखो भाई। एक्चुअली क्या है, संविधान संशोधन भी आप पढ़ चुके हो। हेलो बाबू, यहां ध्यान दो, बात मत करो। संविधान संशोधन भी हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे, बस एक बार हमें देखने कैसे कैसे क्या क्या हुए। डालो अब तक भारत में 106 संविधान संशोधन किए गए हैं। अब तक भारत में 106 संविधान संशोधन किए गए हैं। टिल इन इंडिया 106 अमेंडमेंट आर डन, 106 संविधान संशोधन किए गए हैं। अब कैसे कैसे हुए देखो। एक्चुअली संविधान संशोधन सारे आपको पता है, मैं यहां बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। पूरे 106 तो आप पढ़ नहीं सकते, तो जो इंपॉर्टेंट है कौन से हुए और इनसे क्या क्या हुआ है। तो संविधान संशोधन हम सारे पढ़ चुके हैं, जहां जहां हमने पढ़ा है वहां हमने उसको पढ़ा है, कौन सी चीज कब जुड़ी, कहां जुड़ी, कैसे जुड़ी। हेलो बाबू इधर देख तू, कौन सी चीज कहां जुड़ी, कैसे जुड़ी, जैसे 42वां 39 ये वो जो जो टॉपिक में आया हमने वहां उसको पढ़ा है। अब एक बार आप इनको देखो, जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन है, ये हुआ था 1951 में, ये हमने पढ़ा भाई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें ऐसे विषय डाले गए जिन विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन केशवानंदा भारती केस के बाद इन विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होता है। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन। 9वीं के बाद यही है वही है। देखो 15 का आर्टिकल 4 याद करो, हमने आर्टिकल 15(4) पढ़ो, खोलो, और आर्टिकल 15(4) हमने जो लिखा है वहां लिखा होगा चंपकम दोरई राजनवाद प्रथम संविधान संशोधन, हाँ है ना। 15(4) कॉपी खोल, पेरेट खोल रहा है गधा, कॉपी खोल, अब कॉपी में ही सब मिलेगा, लिखा है ना। यस, सारे संविधान संशोधन में आपको करा चुका हूं, आप देखते चलना, सारे हो चुके हैं, पर आप इनको एक जगह लिख लोगे। अब सिर्फ इतना ही करना है, इस टॉपिक में कुछ नहीं करना है। देखो तो ये 15(4) जोड़ा गया, सुनते जाओ, रिवीजन हो जाएगा इसमें आपका। अब सब रिवीजन ही होगा आपका, अब 60 टॉपिक में रिवीजन होगा, जो पढ़ चुके हैं उसी का जूस निकल के नीचे आ जा रहा है, बस छन छन आके नीचे आ जा रही है चीजें। देखो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के पक्ष में प्रावधान की राज्यों को शक्ति दी गई और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। 15(4) ठीक है, जो क्या देता है, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण करने की राज्यों को शक्ति देता है। इसी के आधार पर चंपकम दोरई राजन केस के बाद हुआ था, याद है नहीं याद है, वेरी गुड। इसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन, जो हमने बार बार पढ़ा है।
कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य न्यायालय हो सकता है, या 2 से 2 अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, हाँ या ना। 7वां संविधान संशोधन 1956। क्लियर है पॉइंट? क्लियर। इसके बाद आता है वही एबीसीडी राज्यों को खत्म करके 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएगी, लिखा था, हाँ या ना। यही है 7वां संविधान संशोधन। क्लियर। 7th अमेंडमेंट। 9th अमेंडमेंट। अब 9वां संविधान संशोधन बेरूवारी, याद करो, बेरूवारी को गठित किया गया पाकिस्तान का अधिग्रहण 9वें संविधान संशोधन से। बेरूवारी केस जब हुआ तो केंद्र ने कहा कि हम बेरूवारी देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में संशोधन करना, वही बेरूवारी है, हाँ या ना। बेरूवारी बाद 1960। पढ़े कि नहीं पढ़े तुमने? बोलो। बस एक काम करना, एक जगह इनकी एक लिस्ट बना लेना, जिसे बार बार दिमाग में याद रहे तुम्हें। शॉर्ट नोट्स, एक लिस्ट बना लेना, सिंपल तरीका वाली। ठीक है, अब देखो अगला क्या होता है। नेक्स्ट 9वें के बाद देखेंगे, ऐसा भी कुछ आ सकता है जो नहीं हो। 10वां संविधान संशोधन दादरा नगर हवेली और देखो, अब ये आपके काम का नहीं है। कारण क्यों है? दादरा नगर हवेली दमन दीव को इसमें शामिल किया गया था यूटी के रूप में। तो हमने पढ़ा है कि यूटी कब बनी थी? 1962 में बनी थी, और 2000 में अब तो नहीं बन गई, 2020 में तो नहीं बन गई, उसमें दमन दीव भी जुड़ गया। तो उसी के बारे में ये कह रहा है, दादरा नगर हवेली दमन दीव भारत के हिस्सा बने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको, वैसे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सब पुराने हो गए। गोवा भारत में शामिल हुआ 12वें संविधान संशोधन से 1962 में, गोवा। तो ये शामिल करने के वाले में 11 में वो हुआ, 12 में ये हुआ। इसके बाद आता है 13वां संविधान संशोधन। तो जैसे हमने नागालैंड पढ़ा है, तो नागालैंड में मैंने आपको बताया था कि हमने कल नागालैंड पढ़ा कि नागालैंड आर्टिकल 371A में था, हाँ या ना। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 371A में नागालैंड, बी में बोडो असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्रा, बोलो, ई में एजुकेशन, एफ में सिक्किम, जी में झिंगालाला मिजोरम, क्या होगा? हाइट में क्या है? अरुणाचल, आई में गोवा, और जे में कर्नाटक। तो जब जब ये आर्टिकल जुड़े हैं, इन सब के संविधान संशोधन है। कौन सा कब जुड़ा, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हर किसी का आप याद नहीं कर सकते कौन सा कब जुड़ा। बस आपको आर्टिकल याद रखो, कौन से आर्टिकल में कौन सा है, बस। अब जैसे यहां लिखा है नागालैंड के बारे में, इसके माध्यम से नागालैंड जुड़ा, तो अब सबको याद करते फिरोगे? नहीं याद कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है याद करने की। तो इसका कोई महत्व तो नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये नागालैंड जोड़ने के बारे में। 14वां संविधान संशोधन ये कह रहा है कि पुदुचेरी को हमने शामिल किया था। ठीक है, पौंडुचेरी को हमने यूनियन टेरिटरी में शामिल किया, और हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमनदीप, इन सब के अंदर हमने विधायिका बनाई और मंत्रिपरिषद का प्रदान करी। अब तो इनमें है ही है, जब शुरू में जब इंडिया में जुड़े तो इनमें मंत्रिपरिषद नहीं था, तो इनमें विधायिका का गठन हुआ था और मंत्रिपरिषद बनी थी शुरुआत में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, गोवा में। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगला आता है 21वां संविधान संशोधन, याद करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से सिंधी भाषा को कौन सी सूची में जोड़ा गया? तो इसमें आएगा 21वां, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा आएगा? 71वां, और इसके बाद कौन सा आएगा? 92वां। ये 3 इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इसको 3 स्टार दूंगा मैं, ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, 3 स्टार। अगला 26वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी ने, जो हमारे कंट्री में राजा महाराजा थे, उन्हें प्रिवी पर्स मिलता था। प्री पर्स होता है कि भाई उन्हें पैसे मिलते थे, महीने की पेंशन मिलती थी। तो इंदिरा गांधी जब भारत में आई, जब समाजवाद लेकर आई, समाजवाद याद करो, मैंने कहा जब समाजवाद लाई तो उसने 2 काम किए, राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हाँ या ना। बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण। और उसी समय उसने क्या किया? देसी राजाओं की इनको बंद कर दिया, शासकों को। समाजवाद में तो करना पड़ेगा ये काम, तो यही है 1971 में इनकी प्रीवी पर्स को बंद कर दिया। पर्स माने पैसा, और प्रीवी मतलब कि भाई प्रिविलेजेस के रूप में उन्हें जो पैसा मिलता था कि आपके बाप राजा थे, आपको महीना की तनख्वाह मिलेगी, ये बंद कर दिया गया। अगला 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा की सीटों की संख्या पहले 25 थी, बढ़ा के कितनी कर दी गई?
500 इसके माध्यम से हुई थी, 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। 35वां संविधान संशोधन हमने पढ़ाई है। सिक्किम को भारत का कैसा राज्य बनाया गया? कैसा राज्य बनाया गया? सह राज्य। 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां। अरे हाँ या ना, बोलो। 42वां संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में क्या जुड़ा? कौन से? 42 में से और क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अरे हाँ है ना, 42 में से और बहुत कुछ भी हुआ है। 44 में ने संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया। 301 के तहत क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। 44 में संविधान संशोधन, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार क्या कर सकता है? लौटा सकता है। हाँ या ना, लौटा सकता है। क्लियर? चलिए दूसरा, इसमें 44 में और भी आप जानते हैं, हमने तो और भी पढ़ा है कि भाई 44 में हमने ये भी पढ़ा था कि 44 में आपातकाल लगेगा तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे लगेगा। आपातकाल में मैंने कितनी चीजें बताई आपको? 44 में से हुआ, 44 में से हुआ, 44 में से हुआ। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, आपातकाल बहा आप उस पर लगेगा, सशक्त विद्रोह, हाँ या ना, इतनी चीजें इसमें दे नहीं रखी हैं, वो सब 44 में के माध्यम से हुई। सिंपल, ठीक है। चलो अगला 52वां संविधान संशोधन, तो इसके माध्यम से क्या जुड़ी? कल हमने पढ़ा था 10वीं अनुसूची दल बदल, हाँ या ना। चलिए इसके बाद आता है 61वां, आ रहा होगा 61वां। 61वां लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव के लिए आयु कितनी कर दी? घटा के 21 से 18 साल। राजीव गांधी की सरकार में राजीव गांधी ने इसे 21 से हटाकर 18 साल कर दी गई थी। अब लिंक करो, यही वो समय है 1989, देखो, जिस समय निर्वाचन आयोग की संख्या बढ़ा दी गई थी। निर्वाचन आयोग जब 3 सदस्यीय संस्था बनाए तो इसी के बाद बनाए, पहले उसमें एक ही मेंबर था। हमने पढ़ाया निर्वाचन आयोग ना, पहले उसमें एक सदस्य था। चेक करो, देखो कितना सदस्य था? पहले एक था। कब 3 हुआ? देखो, हाँ, निर्वाचन आयोग गधे, ऐसे बनाया तू निर्वाचन आयोग भी, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो निर्वाचन आयोग, अबे कब 3 हुए हैं? अच्छा, पहले एक था फिर 3 हुआ, नहीं लिखवाया? लिखा तो है, लिखा तो है। 1950 से 1989 तक कितना था? एक। और 1989 से कितने हुए? 3 मेंबर। तो इसके बाद हुआ कि नहीं हुआ? लिंक हुआ भाई। निर्वाचन आयोग की जो सदस्यों की संख्या 1989 के बाद तो बढ़ी है, नहीं लिखा तुम लोगों ने? है लिखा हुआ है ना? हाँ, उन्होंने लिखा, सबने लिखा हुआ, बनवाया था मैंने, लिखा था। तो ये 1989 संख्या कितनी हो गई? 21 से 18 कर दी गई, तो इससे क्या ही बढ़ गया, तभी से बढ़ गया। 65वां संविधान संशोधन, देखो याद करो, हमने पढ़ा है SC/ST कमीशन, SC/ST कमीशन पढ़ा है। ये 65वें संविधान संशोधन से SC/ST आयोग की स्थापना हुई थी 1990 में। SC/ST आयोग इसी के माध्यम से बना था, ठीक है। चलो इसके बाद देखेंगे 69वां, तो दिल्ली को किसका दर्जा दिया गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। पढ़ा हमने? बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? 65वां, ये बताओ। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी कार्यकाल से हटा दिया गया, कार्यालय को हटा दिया गया। यानी सुनो, हमने पढ़ा ना SC/ST आयोग, चेक करो, खोलो SC आयोग, ST आयोग। SC आयोग में जाओ, हाँ 338 होगा, हाँ 338 में जाओ, क्या लिखा है? जाओ SC कमीशन में, है पूरा लिखता है तू? देखो पहले क्या था, 65 में संविधान संशोधन से ना ये SC/ST आयोग एक ही था। क्या था ये? एक ही था SC/ST आयोग, ठीक है।
और फिर 89 में से दोनों को क्या कर दिया, एक लाइन लिखी ना उसमें कि पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक ही था और 89 में से क्या कर दिया उसको अलग अलग कर दिया। तो पहले एक था और 89 में से क्या कर दिया इसको हमने, अभी 89 में आएगा, ठीक है। 65 में से एक ही था ये, अब 69वां दिल्ली, 71 में संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई, 4। नमक कितनी जोड़ी गई, 3। नमक नेपाली, क्लियर है, याद है। अब आएगा 73वां, क्या जोड़ा गया, आया ना। 74वां क्या जोड़ा गया, पंचायती राज तो आपने पढ़ाई है, क्या जोड़ा गया, शहरी स्थानीय निकाय। इसमें क्या क्या जुड़ा पता है आपको, 12वीं अनुसूची भाग 9 ए कितने विषय, 18। और पंचायतों में कितने विषय, 29। 11वीं अनुसूची, ठीक है, सब लिखा हुआ है ना, डिक्टो। चलिए अब आता है 86वां। 86 में संविधान संशोधन से हमने क्या दिया, 6 से लेकर 14 साल तक की शिक्षा। कौन सा आर्टिकल जोड़ा, 21। अब आता है अब 89वां रह गया, 89वां हमने बताई दिया है, उसमें उड़ गया। अब आता है 92वां संविधान संशोधन, कितनी भाषा जुड़ी, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और अरे हाँ है ना, किसके माध्यम से, 92वां। अब आता है 97वां संविधान संशोधन, सहकारी समितियां, याद है, सहकारी समितियां। इसके माध्यम से आर्टिकल 43 का बी, अनुच्छेद 19 का क्लॉज का 1 का सी और आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी, याद है नहीं है, भाग 9 बी। अरे हाँ या ना, याद आ रहा है, कैसे भूल गए, पक्का ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 97वां संविधान संशोधन सहकारिता के बारे में। इसके बाद आता है सहकारी समितियों के गठन के लिए अधिकार, मौलिक अधिकार 19 का 1 सी, वही लिखा हुआ है समझ में। ये अनुच्छेद 43 बी वही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वही 9 बी। 100वां संविधान संशोधन, अब आता है 100वां। यहां से 6 के 6 आपको याद करने पड़ेंगे, 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106। सुनो, 100वां संविधान संशोधन ये भी हमने पढ़ा है। भारत बांग्लादेश के बीच में जो जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, LBA, लैंड बॉर्डर एरिया एग्रीमेंट, भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ था ना, भाग 1 में पढ़ा होगा। ये 100वां संविधान संशोधन 2015। इसके बाद पहली अनुसूची में प्रावधान को संशोधन किया गया, ठीक है। 101 से क्या जुड़ा, ये भी हमने पढ़ा है, GST 2017 में लागू हुआ था, ये क्लियर है। 102 में अब देखो, ये भी हमने पढ़ा है, ओबीसी कमीशन, देखो ओबीसी कमीशन कब जुड़ा, 102वें संविधान संशोधन से। लिखा है नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि नहीं, वेरी गुड। तो कैसा छोड़ा क्या है फिर हमने, जब सब पढ़ा है तो क्या ही छोड़ा है, ये हम ओवरऑल पढ़ते हैं ना, इसको जोड़ जोड़ के 102वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा हमने, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन। लिखा है नहीं लिखा, उसमें लिखा है ना, वेरी गुड। 103वें संविधान संशोधन से या ये भी पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा, अरे 103वें संविधान संशोधन से क्या जुड़ा, नहीं पढ़ा, EWS, हाँ या ना, EWS 103वां संविधान संशोधन। वैसे भी आपको संविधान संशोधन टॉपिक के साथ ही याद करने थे, ये तो क्या एक लिस्ट है भाई, कोई टॉपिक तो है नहीं है, टॉपिक तो मैंने आपको पढ़ा दिया 368 में क्या क्या है, कौन सा है, ये तो लिस्ट है, कौन सा कब कब हुआ। 106 की 6 लिस्ट आती है पूरी की पूरी, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है ये वाले हमने तो हर जगह लिखा है, ये इसके द्वारा। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलावा जो एजुकेशन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के, उनको क्या दिया गया, आरक्षण। EWS क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। अब आता है 104वां संविधान संशोधन, ये भी हमने पढ़ा है, बोलो हाँ या ना भाई। 104वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा, आरक्षण, क्या पढ़ा हमने,
कि लोकसभा में और विधानसभा में SC ST का आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियंस को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हाँ या ना, इस आरक्षण को बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है। लोकसभा का आरक्षण बढ़ा नहीं बढ़ा हमने, हाँ या ना। आरक्षण आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 आरक्षण देखो एक बार है कि नहीं है, इधर नोट डाल के लिखो, है ना, पक्का आरक्षण है ना। चलो चलो अगला वाला 105वां संविधान संशोधन, ये थोड़ा अलग है। 105वां सिर्फ यही अलग है। ये क्या कहता है, इसके अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। देखो इसका मीनिंग क्या है। 105वां संविधान संशोधन ये कहता है कि जो पिछड़ा वर्ग होगा केंद्र में, कौन होगा, जो केंद्र में ओबीसी कैटेगरी कौन होगी, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, और राज्यों में ओबीसी कैटेगरी कौन होगी, इसका निर्धारण राज्य सरकार। ये तब आया जब महाराष्ट्र में कुछ लोगों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया। तो कहा गया कि केंद्र की लिस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल यादव है, तो यादव समुदाय केंद्र में भी ओबीसी है और राज्य में भी ओबीसी है, यादव ओबीसी में आते हैं टोटली। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे जाट समुदाय है, जाट, तो जाट हरियाणा में, यूपी में और राजस्थान में है। अब हरियाणा में, राजस्थान में कई जाट ओबीसी में आते हैं स्टेट में, कई हरियाणा में ओबीसी में आते हैं, कई यूपी में जनरल में आते हैं, कई यूपी में ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंटर में सभी जाट सिर्फ जनरल में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में। ऐसी और भी जाती हैं, ऐसी और भी जाती हैं जो सेंटर में जनरल है और राज्य में क्या है, राज्य में ओबीसी है। जैसे मुझे नहीं लगता आपके यहाँ भूमिहार किस में है, सेंटर में, जनरल में, और स्टेट में जनरल है। कुछ कुछ ओबीसी भी हैं। एक्चुअली क्या है, वो अलग अलग तरीका से बदल दिया जाता है। तो सेंटर, इसलिए दो प्रकार के आपके वो बनते हैं, केंद्र का, इसलिए जो बच्चे फॉर्म भरते हैं ना आईएएस का, तो आपको सुनो मेरी बात, आपको ओबीसी बनवाना है केंद्र का, उस पर आईएएस के साइन होते हैं, भारत सरकार की मोहर होती है, उसी से आप आईएएस का फॉर्म भरवाओगे ओबीसी का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से ओबीसी में आते हो आप, तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हो राज्य का, तहसीलदार का, एसडीएम का, उसको लगाओगे आईएएस में, तो आपका वैलिड नहीं होगा वो। हाँ, बिहार का ईबीसी सेंटर में वैलिड नहीं होगा। केंद्र सरकार के लिए आपका अलग ओबीसी बनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जाति केंद्र में क्या है और राज्य में क्या है। बात समझे कि नहीं समझे? केंद्र में क्या है और राज्य में क्या है। अगर केंद्र में ओबीसी है तभी आपको यूजीसी, नेट, यूपीएससी, इन सब परीक्षाओं में आरक्षण मिलेगा, और अगर आपकी जाति राज्य में ओबीसी है तो राज्य में मिलेगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में। तो केंद्र बनाएगा केंद्र सूची में ओबीसी की लिस्ट, और राज्य बनाएगा राज्य सूची में ओबीसी की लिस्ट। इतना समझ आया? समझ आया? क्लियर? चलो 105, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों को पिछड़े वर्गों की अपनी सूची, वही मैंने बताया कि राज्य और यूटी अपनी अपनी लिस्ट बना सकते हैं ओबीसी की। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, यही हो गया संविधान में 338B, केंद्र राज्य सरकारों सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करना आवश्यक करता है। जो मैंने बताया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ना, एनसीवीसी, कि जब भी राज्य अपनी ओबीसी की लिस्ट बनाएगा तो पिछड़ा वर्ग आयोग से क्या करेगा, परामर्श करेगा, ये हमारे यहाँ पिछड़े। अब आता है लास्ट आर्टिकल 106वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ, इससे हमारे कंट्री में दिल्ली, सुनो, इससे हमारे कंट्री में क्या हुआ, इससे 106वां संविधान संशोधन कहते हैं। 128वां विधेयक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके माध्यम से हमारे कंट्री में महिलाओं को लोकसभा, इसके माध्यम से हमारे कंट्री में महिलाओं को लोकसभा, सुनो, लोकसभा और विधानसभा, सुन लो, लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर 33% का क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। कहां कहां, लोकसभा और विधानसभा। तो लोकसभा में आर्टिकल 330 का ए है और विधानसभा में आर्टिकल 332 का ए है।
एक विधानसभा दिल्ली में पड़ती है, तो दिल्ली का आर्टिकल 239 ए है, इसमें भी संशोधन हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये लोकसभा और विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा, न तो राज्यसभा में है आरक्षण महिलाओं के लिए। लोगों को लगता है कि संसद में आरक्षण है, नहीं, सिर्फ लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया, जो कि भारत में परसीमन आयोग के गठन के बाद लागू होगा, यानी 2026 के बाद लागू होगा। न परसीमन आयोग होगा और न महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जब तक नहीं होगा आरक्षण नहीं मिलेगा, जब होगा तो आरक्षण मिल जाएगा। क्या कहा था मैंने? जब लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 700 750 हो जाएगी, उसमें से 33% महिलाओं को मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? बोलो हाँ या ना। क्लियर? यह 106वां संविधान संशोधन जो महिलाओं को 33% का आरक्षण देता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके बारे में थोड़ा सा लिखो। अब आप एक काम करना, नोट डाल के सीधा 106 लिखो, बाकी जो है लिस्ट आप एक बार इसकी बना लेना। 106वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पीडीएफ तो डाल देगा अभी की अभी, पीडीएफ अपलोड कर दो राइट नाउ। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए, आईएएस के लिए ईडब्ल्यूएस भी केंद्र का ही चाहिए, राज्य का नहीं चलता उसमें। डाल दो भाई पीडीएफ, है बाबू, अभी डाल दो, डाल दो। है इकोनॉमिक्स तो ऐसा स्टार है, डाल दो, अभी डाल दो। है यही लिखा दे, यही लिखा दे इनको। इधर कैसे लिख लोगे यहाँ? और लिख के फायदा क्या मिलेगा? तो घर पे भी लिख सकते हो। तो यहां कोई टॉपिक पढ़ लेते ना। अच्छा, 106वां लिखो। यहां कोई और टॉपिक पढ़ लेंगे, संसदीय प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, जो हाँ यही वाला। यहां कुछ और ऐसा पढ़ लेंगे, ये तो लिखने वाली चीज है, लिख सकते हो इसको। डालो भाई 106वां संविधान संशोधन, इसे 106वां संविधान संशोधन, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक 106वां संविधान संशोधन, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं। 128वां विधेयक लिख दो। कौन सा विधेयक है? 128वां विधेयक लिखो जरा इसके माध्यम से। 128वां विधेयक लिखो। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और दिल्ली की, सॉरी राज्यसभा बोल दिया गलती से, इसके माध्यम से लोकसभा, विधानसभा, मैं कुछ एक्चुअली इसका स्पेशल चीज कर रहा था, दिमाग घूम गया। लोकसभा, विधानसभा ठीक है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। 33% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण संविधान लागू होने के
15 वर्ष तक लागू रहेगा। यह आरक्षण संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक लागू रहेगा, लागू रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से अब लिख दो, लोकसभा में आर्टिकल 330 ए जो मैंने सामने लिखा है, विधानसभा में 332 ए, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली में लिख दो 239 ए। 239 ए। 239 ए। लोकसभा में आर्टिकल 330 ए, दिल्ली में 239 ए, विधानसभा में आर्टिकल 332 ए का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्लियर। यह आरक्षण परिसीमन के बाद से लागू होगा। यह आरक्षण पुदुचेरी में नहीं है बेटा, यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। ठीक है, क्लियर। पुदुचेरी में क्या है कि पुदुचेरी के अंदर जो भी चीजें ये माना जाता है वो दिल्ली की तरह ही है, लेकिन उसमें विधेयक में सिर्फ दिल्ली का नाम लिखा हुआ है, ओनली मेंशन दी दिल्ली। चलो, क्या यह संविधान लागू होने के, यह आरक्षण लागू होने मतलब 15 वर्ष तक चलेगा। संविधान लागू होने से क्या मतलब है? संविधान नहीं, यह आरक्षण 15 वर्ष तक चलेगा मतलब लागू होने के बाद। हाँ, परिसीमन के बाद लागू होने का 15 साल तक चलेगा। हाँ हाँ, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। हाँ भाई पूछो। क्या क्या शांत रहो। नेशनल इमरजेंसी में संविधान संशोधन कैसे होगा? नेशनल इमरजेंसी में संविधान में संशोधन होता कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि लोकसभा तो वहां रहती है ही, कि भंग हो जाती है, रहती है, तो क्यों नहीं होगा? राज्यसभा भी रहती है। समस्या क्या होती है बता है? लोकसभा कैसे भंग हो जाएगी? कि लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ेगा, पढ़ा नहीं तुमने? फिर लोकसभा भंग हो गया, इमरजेंसी लग गई, तो फिर राष्ट्रपति, फिर संविधान संशोधन नहीं होगा, फिर अध्यादेश आएगा। तुमने पढ़ा नहीं प्रोविजन? क्या आएगा फिर? अध्यादेश। और अध्यादेश के माध्यम से भी संविधान में संशोधन हो सकता है, है? जब लोकसभा थी बाबू तब तो। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? से 5 सब्जेक्ट जोड़े गए, वो राज्यों के थे, तो आधे राज्यों में सरकार भी थी, विधानसभा भंग हो गई थी राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रीय आपातकाल में। फिर कंफ्यूज क्यों है? बैठ। ये क्या कहना चाह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये कहना चाह रहा है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो देश में आपातकाल लगा हुआ था, तो देश में आपातकाल से क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा रहेगी आपके पास, बोलो हाँ या ना, और राज्यसभा रहेगी आपके पास। और अगर मान लो 42 में ऐसा कुछ बदला जो राज्यों से था, तो आधे राज्यों में विधानसभा भी थी। दिक्कत क्या है इसमें? कहना क्या चाहते हो? कोई समस्या? अच्छा सुनो, ये आपने पढ़ाई है कि संविधान संशोधन जो विधेयक होंगे, संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक राष्ट्रपति ने वापस कर सकता है क्या?
नोट डाल के एक लाइन लिख दो बस लास्ट में। संविधान संशोधन विधेयकों पर, संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रीय आपात का लोकसभा भंग कैसे हो जाएगा? बट संविधान संशोधन विधेयकों पर पहला 3 पॉइंट है। पहला, राष्ट्रपति वापस करेगा नहीं, राष्ट्रपति नहीं, एक बार भी नहीं करता इनको। राष्ट्रपति पढ़ा नहीं था वीटो पावर में, इसमें वीटो नहीं ले सकता राष्ट्रपति, पढ़ाया था कि नहीं? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। वापस नहीं कर सकता। दूसरा, इन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लिखो, इन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और कुछ है क्या? पहला हो गया, बैठक का प्रावधान नहीं। अब क्या बचा है? क्या तीसरा? वो तीसरा है ही नहीं ना, दो ही तो चीज थी, संयुक्त बैठक है और तीसरा क्या था? नहीं नहीं भाई, मंजूरी देगा, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है, विवेकाधीन शक्ति है नहीं, संयुक्त बैठक है नहीं, वापस कर नहीं सकता। हाँ, केंद्र राज्य का विवाद हो जाता है संशोधन में, तो केंद्र संबंध नहीं पढ़ा तुमने, किसकी क्या चलेगी? खत्म। राज्यों से पूछ दो, आधे राज्यों से। चलो भाई, टॉपिक खत्म हो गया। आप डालो शासन प्रणाली। इसको एक बार आप जाके घर से बेटा लिख लेना, जरूरी हो तो, बाकी ऐसा कोई खास जरूरी था नहीं। वो डालो शासन प्रणाली, एक पेज पे लिख लोगे ना, कि नहीं लिख पाओगे समझा तो लिख लोगे ना, घर जाके लिख लेना। डालो शासन प्रणाली। अब ये टॉपिक है बहुत जानदार टॉपिक, शासन प्रणाली। एक पेज छोड़ देना, 2 पेज छोड़ देना, और संविधान संशोधन की लिस्ट बना लेना घर जाके, ठीक है? क्लियर? बना लोगे ना कि नहीं? डालो शासन प्रणाली। ये टॉपिक आपका छूट रहा था, आपने याद नहीं दिलाया मुझे। अभी टॉपिक हमारा छूट रहा है शासन प्रणाली, राजनीतिक दल, संविधान का विकास क्रम, ठीक है? चलो डालो शासन प्रणाली। ये है टॉपिक ऐसा जो शासन प्रणाली। देखो शासन प्रणाली कैसे बांटते, सुनना ध्यान से। शासन प्रणाली कैसे कैसे होती है, देखो, केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर, केंद्र है और आपने पढ़ा राज्य, आपने इनके संबंध देखे, बोलो हाँ या ना? तो केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, कि केंद्र राज्य के संबंध कैसे हैं, केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पर सरकार के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है एकात्मक और एक हो सकता है संघात्मक। यह आपने नोटिस किया कि नहीं किया? संघात्मक और एकात्मक, इसे बोलते हैं यूनिटरी और इसको बोलते हैं फेडरल। केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पर सरकार के 2 प्रकार हो सकते हैं, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। समझे नहीं समझे? हेलो, यहां ध्यान दो। दूसरा आता है कि कार्यपालिका। आपने देखी थी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री देखा आपने, देखा कि नहीं देखा? कार्यपालिका प्रधानमंत्री और संसद यानी विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर सरकार के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकती है संसदीय प्रणाली
हेलो, संसदीय प्रणाली, और एक हो सकती है राष्ट्रपति प्रकार की शासन प्रणाली। राष्ट्रपति प्रकार की शासन प्रणाली जिसे बोलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली, और एक को बोलते हैं संसदीय प्रणाली। ये प्रश्न अगर आप आ रहे होंगे तो आपसे अभी सॉल्व हो नहीं रहे होंगे। आए ऐसे क्वेश्चन देखे थे क्या? डालो शासन प्रणाली, पहला लिखो। हाँ वही है सरकार के प्रकार, पहला लिखो। सही से कॉपी नहीं, कॉपी भी नहीं लिख सकते इस टॉपिक को, कॉपी खत्म, कोई नहीं, बनाओ बनाओ, लिखो। केंद्र और राज्य के, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल। केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक और संघात्मक। केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक और, अगला लिखो बेटा, नेक्स्ट। एकात्मक सरकार लिख दो उसके आगे, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक और, सॉरी, संसदीय और, दो प्रकार होते हैं। पहला संसदीय प्रकार की सरकार, और दूसरा राष्ट्रपति प्रकार की सरकार, राष्ट्रपति प्रकार की सरकार। ठीक है, चलो अब डालो, एक तरफ लिखो एकात्मक, एक तरफ लिखो संघात्मक। अब आपको मेरे साथ बताना है, मुझे सब पढ़ चुके हो, और भारत में एकात्मक लक्षण क्या है, संघात्मक लक्षण क्या है। पहले लिखेंगे एकात्मक और संघात्मक, एक तरफ लिखो एकात्मक और एक तरफ लिखो संघात्मक। देखो एकात्मक क्या होती है, एकात्मक यूनिटरी, और लिखे संघात्मक यानी फेडरल। एकात्मक क्या है, जब केंद्र और राज्यों के मध्य, सुनना ध्यान से, जब केंद्र, इधर केंद्र है और इधर राज्य है, जब केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन ना हो, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और सारी शक्ति कहां निहित हो, इस प्रकार की प्रणाली को कहते हैं एकात्मक। और जब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बराबर विभाजन हो, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बराबर विभाजन हो, कैसा विभाजन हो, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर, बराबर विभाजन हो, तो इसे क्या नाम देंगे हम, संघात्मक नाम देंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर। लिखो एकात्मक में जब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन ना हो, जब केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन ना हो और संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो,
केंद्र सरकार में निहित हो। अब उसमें लिखें, दूसरी वाली में, संघात्मक में, जब केंद्र और राज्य के मध्य, जब केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन बराबर किया गया हो, जब केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन बराबर किया गया हो, तो उसे संघात्मक कहते हैं। एकात्मक में एग्जांपल लिखो, ब्रिटेन, जापान और संघात्मक में एग्जांपल लिखो, अमेरिका, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब डालो एकात्मक के लक्षण क्या होते हैं। एकात्मक के लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर दी लक्षण, इसी में लिखते चलो लक्षण, साथ में इसी में लिखेंगे क्या क्या लक्षण होते हैं एकात्मक के। देखो एकात्मक के, इधर एकात्मक बता रहा था मैं, क्या क्या लक्षण होते हैं सुनो। एकमात्मक जो होता है जहां कठोर संविधान होता है, संविधान कैसा होता है, कठोर संविधान होगा, वहां एकात्मक नहीं नहीं है, रुको रुको, एकात्मक जहां पर भी होगा वहां क्या होता है, संविधान जो है वो कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है, क्योंकि जापान का संविधान भी लचीला है। तो एकात्मक की अगर बात करते हैं, एकात्मक में क्या होता है, शक्ति का विभाजन नहीं होता। पहली बात, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, शक्ति का विभाजन नहीं होता। लिखो पहला पॉइंट, शक्ति का विभाजन नहीं होता है। इसमें लिखें शक्ति का विभाजन होता है, इसमें लिखे शक्ति का विभाजन नहीं होता है, इसमें लिखे शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन होता है, नहीं होता, और उसमें शक्ति का विभाजन होता है। इसमें लिखे, इस वाले में, संघीय वाले में, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, और इसमें लिखें न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं। एकात्मक में लिखे न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है या नहीं। चलो एकात्मक में लिखें, हाँ हाँ, अब लिखे एकात्मक में नेक्स्ट पॉइंट, देखो संसदीय सर्वोच्चता, और इसमें लिखे संविधान की सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता और इसमें लिखे संविधान की सर्वोच्चता। वहां संसद संप्रभु है और यहां संविधान संप्रभु है। अरे यहां है ना। अब भारत में क्या क्या लक्षण है, बस इतना लिख दो, इतना ही काफी है। एकात्मक संघात्मक ये लक्षण होते हैं। भारत में एकात्मक लक्षण क्या है, इसी में लिखो, इसी के नीचे, इसी में एकात्मक में, भारत में एकात्मक लक्षण, भारत में एकात्मक लक्षण, यहां संसद सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा संसद है, और यहां संविधान सर्वोच्च होता है, यानी संविधान को बदलने की पावर संसद के पास होती है। हालांकि जापान में ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। भारत में एकात्मक लक्षण क्या क्या थे, याद करो। संविधान का भाग 1 याद है, भाग 1 राज्यों के नाम क्षेत्र परिवर्तन, आया ना। नागरिकता लिखो, फटाफट लिखते हो जल्दी। भाग 1, दूसरा एकल नागरिकता,
एकल नागरिकता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा, याद है? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा, याद है? अरे यहां है ना। आपातकाल के प्रावधान, कैसा है भाई? सारी पावर किस में आती है इन सारी चीजों में? केंद्र में। अरे यहां है ना, आपातकाल के प्रावधान। 7वीं अनुसूची में केंद्र के पास अधिक विषयों का होना, 7वीं अनुसूची में केंद्र के पास अधिक विषयों का होना, है कि नहीं है? केंद्र राज्य संबंधों में, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र के पास अधिक विषयों का होना, ठीक है। ये सब कैसे लक्षण है? एकात्मक। अब भारत में संघात्मक लक्षण क्या है? क्या लक्षण है संघात्मक? पहला, केंद्र राज्य के मध्य केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। भाई विभाजन है कि नहीं है? ये बात दूसरी है कि विभाजन, ज्यादा पावर किसके पास है, लेकिन विभाजन है कि नहीं है? वहां तो विभाजन ही नहीं होता, एकात्मक तो विभाजन होता ही नहीं है। सीधी बात है कि नहीं है भाई? एकात्मक अगर इंडिया होता तो शक्ति का विभाजन होता ही नहीं। आपने थोड़ा राज्यों को दे रखा है कि नहीं दे रखा? शक्ति का विभाजन। दूसरा, राज्यों में, राज्यों की केंद्र राज्य में अलग अलग सरकार है। ब्रिटेन में राज्यों की कोई सरकार नहीं है। इंडिया में सरकार है कि नहीं है? पावर कम है, सरकार है कि नहीं है? लेकिन राज्यों में, राज्यों में राज्यों में द्वैरी सरकार, द्वैरी सरकार यानी केंद्र राज्य में अलग अलग सरकार है तो राज्यों में अलग सरकार है। द्वैरी सरकार, राज्यों में द्वैरी सरकार यानी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, केंद्र की अलग है, राज्यों की अलग है। अब ये आपने पढ़ा संविधान संशोधन, तो राज्यों से पूछा कि नहीं पूछा? लिखो, संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, संविधान संशोधन में, बोलो लाडलो, संशोधन में राज्यों की है कि नहीं है? बोलो बेटा। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की भागीदारी है कि नहीं है? लिखो ना जल्दी जल्दी, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की भागीदारी। ये सब कैसे लक्षण है? अब ना तो भारत एकात्मक है और ना भारत, तो क्या है फिर? लिखो लास्ट लाइन। अब प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अब यही मेंस में ज्यादा अच्छे से प्रूफ करना पड़ता है। यहां बस लक्षण आपसे पूछेगा एग्जाम में, एकात्मक लक्षण कौन से, संघात्मक लक्षण कौन से, कर लोगे? नहीं, लिखो। अतः भारत में, कौन कहता है भारत को संघात्मक? केसी वियर बोलता है ना। अतः भारत में, हाँ इसी में नीचे, अतः भारत में एकात्मक और संघात्मक, अतः भारत में एकात्मक और संघात्मक
दोनों प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल, इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल लिख रहा हूं मैं, इसीलिए भारत को क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल, QUASI, क्वासी फेडरल हिंदी में लिखेंगे। इसलिए भारत को अर्ध संघात्मक, इसलिए भारत को अर्ध संघात्मक, भारत को अर्ध संघात्मक, मीन्स का नोट है किसी के पास? इसलिए भारत को क्या कहते हैं? रुक जाए, मेरे पास होगा। इसलिए भारत को अर्ध संघात्मक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्ध संघात्मक। एक मिनट जरा, एक मेंस का नोट्स अगर हो हमारे पास, किसी के पास है क्या? तो एक दो स्टेटमेंट लिखा दूं आपको मेंस के नोट्स में से ना, काम आ जाएंगे। एक मिनट रुको। चलो आप एक तो लिखो जब तक। केसी वेयर के अनुसार, हाँ हाँ, अलग क्यों हो गया गधे? अरे नीचे लिखो ना, इसमें लाइन, पॉइंट, स्टेटमेंट लिख दिया, पॉइंट। एक और पॉइंट लिखो, केसी वेयर के अनुसार। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बस। मोबाइल में नीचे ही है, मोबाइल में तो सबके पास है, मेरे पास भी है। एक मिनट रुक जाओ बस, शांत। राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है कि नहीं बन सकता? राष्ट्रपति की स्थिति, मौलिक कर्तव्यों की आलोचना, प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, दल बदल कानून, हाँ लिखे। केसी वेयर के अनुसार, मैं लिख रहा हूं यहां पे कुछ स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, जिससे क्या होगा कि कभी मान लो मैच करवा ले, जैसे यूपी पीसीएस ने मैच कराया 2017-18 में। क्वेश्चन है कि केसी वेयर क्या बोलता है, ग्रेनल ऑस्टिन क्या बोलता है, ये फलाना ढिकाना क्या क्या बोलता है। बीपीएससी ने मेंस में करवाया, यूपीपीसी ने प्री में करवा दिया है। तो कुछ कुछ स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट, कथन डालो, कथन क्या क्या कथन है। केसी वेयर के अनुसार डालो, केसी वेयर के अनुसार, हाँ कथन लिखो। भारत एक अर्ध संघ है, केसी वेयर के अनुसार भारत एक अर्ध संघ है। क्या संघ है? भारत कैसा संघ है? अर्ध संघ। भारत को अर्ध संघीय कहा है, किसने कहा है बेटा? केसी वेयर ने। ग्रेनल ऑस्टिन ने, एक एक लाइन में लिखना है बस। ग्रेनल ऑस्टिन ने भारत को सहकारी संघवाद कहा है, कि भारत में क्या होता है? सहकारी संघवाद। ग्रेनल ऑस्टिन ने भारत को सहकारी संघवाद कहा है। आइवर जेनिंग्स ने, मां कसम अगर एक क्वेश्चन आ गया ना, आइवर जेनिंग्स ने भारत को केंद्रीकृत संघवाद कहा है। केंद्रीकृत संघवाद कहा है। मोरिस जोन्स ने, सुनना, मैं क्वेश्चन ऐसे बनाता, पता है ऐसे, और कहता मैच ऑफ द फॉलोइंग, किसने क्या कहा है? आइवर जेनिंग्स, नाम ही थोड़ा अलग है इनके, जेनिंग्स
हाँ, आइवर, अंग्रेज है ना बेटा ये। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? हाँ, जेनिंग्स केंद्र के स्वाद। मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी संघवाद कहा है। सौदेबाजी संघवाद, ये होते क्या है? ये सब आप समझोगे मेंस में कि केंद्र राज्य सौदाबाजी करते हैं। जहां राज्यों की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जहां केंद्र राज्यों में राज्य सौदेबाजी करते हैं। आइवर जेनिंग्स कहता है कि नहीं, केंद्र के पास ज्यादा पावर है। ऑस्टिन कहता है कि नहीं, सहकारी संघवाद है। वेयर कहता है कि नहीं, दोनों में से कोई नहीं, अर्धसंघीय संघवाद है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म। अब डालो दूसरा, अध्यक्षीय प्रणाली। और ये टॉपिक पढ़ाने लायक था। ये टॉपिक ऐसा नहीं था जैसे तुम घर से कर सकते थे, वो कर सकते हो तो लिखना ही तो था पीडीएफ से। चलो हो गया। अब डालो टॉपिक आप जरा, शासन प्रणाली में दूसरा जो टॉपिक था क्या? संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। हाँ, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। ये तुम्हारे नोट्स में होगा ये बाबू, मेंस में नोट्स में तो होगा ये तुम्हारे वाले में, तो मेंस में, प्री में नहीं होगा, इसको लिख लेना। मेंस में होगा ना? तुमने मेंस पढ़ा है? कुछ ज्यादा क्लैरिटी दिमाग में नहीं आ रही तुम्हारे पॉलिटी को लेकर? अभी भी नहीं आ रही है? ज्यादा आ रही है? क्या समझ आ रहा है? पहुंच पहुंच हो गया, कुछ समझ आ रहा है? हाँ, ज्यादा आनी चाहिए ना, क्योंकि मेंस में तो। संसदीय, देखो संसदीय प्रणाली, और यहां लिखो अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली, और अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति सार प्रकार की शासन प्रणाली। कैसी बाटी बेटा? राष्ट्रपति प्रकार की। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, वेरी इंपॉर्टेंट। बीबीआई, पानी है भाई? चलो यार, ग्लूकोज ग्लूकोज मंगाओ यार, तुम क्या यार, तुम बहन। नीचे का पानी? हाँ? क्या ग्लूकोज पिलाओ कुछ यार, तुम हद कर रहे हो। वैसा वाला मंगाओ, ओआरएस पीने का मन कर रहा है। लिक्विड वाला ओआरएस मंगाओ, इसे मत डालना, अलग से मंगाओ। चलो भाई, हाँ भैया, अर्ध संघात्मक। चलो भैया, चलो चलो, वेरी गुड। हाँ, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। अब सुनना, जब विजेता में आएंगे तो उनको उड़ाऊंगा मैं। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। हाँ हाँ, विजेता है जस्ट रिवीजन। क्या है वो? हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। टॉपिक टॉपिक, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, सुनो क्या है संसदीय प्रणाली, सुनो ध्यान से। यहां देखो, संसदीय प्रणाली क्या होता है? यानी के कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और विधायिका यानी संसद के संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संसदीय और एक होता है अध्यक्षीय। आपने पढ़ा कि संसदीय शासन प्रणाली में, सुनना, सुनो ध्यान से, कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह थी? बोलो, कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह थी? विधायिका के प्रति। अरे हाँ या ना? क्लियर? तो इसे कहते हैं उत्तरदायी शासन। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे नाम देंगे उत्तरदायी शासन। ये क्या हो गया? इसे नाम देते उत्तरदायी शासन। क्यों नाम देते? क्योंकि यहां सरकार क्या होती है? उत्तरदायी शासन है। बिकॉज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दी विधायिका। और यहां अमेरिका में, ये अमेरिका में मिलता है देखने को, अमेरिका में सरकार जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल नहीं है विधायिका के प्रति। तो यहां है गैर उत्तरदायी सरकार। कैसी होगी बेटा? नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गैर उत्तरदायी सरकार। भाई यहां गैर उत्तरदायी सरकार है, और वहां सरकार कैसी थी? उत्तरदायी सरकार। अब अभी सुनेगा एक, यहां देख, यहां क्या है? जब सरकार रिस्पॉन्सिबल है तो सरकार का कार्यकाल निश्चित होगा, निश्चित होगा?
भाई मोदी जी का कार्यकाल फिक्स था या नहीं था? नहीं था। जब तक बहुमत तब तक मोदी जी, जब बहुमत खत्म मोदी जी बाय बाय। तो यहां सरकार अस्थिर होगी या स्थिर होगी? जोर से बोलो। अस्थिर सरकार। और यहां सरकार कैसी होगी? जोर से बोलो। स्थिर सरकार। अरे हाँ या ना? यहां निश्चित कार्यकाल नहीं होगा, या निश्चित कार्यकाल होगा, और यहां अनिश्चित कार्यकाल होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां जो नीतियां बनेंगी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनेंगी, वो दूरदर्शी होंगी या छोटी होंगी? यहां कैसी होंगी? भाई नीति निर्माण यहां दूरदर्शी होगा, और यहां नीति निर्माण शॉर्टकालीन होगा। सरकार को नहीं पता कब तक रहेगी। बोलो हाँ या ना? तो यहां नीति निर्माण जो होता है मेरे लाडले, ये दूरदर्शी होता है। फॉर साइट, दूरदर्शी। 5 ईयर प्लान यहां बनाए जा सकते हैं। ये तो आपको मूर्ख बनाते हैं कि 2040 में ये कर देंगे, 2050 में ये कर देंगे। सरकार ने कहा 2030 तक गरीबी इतनी चली जाएगी, 2034 तक जीडीपी आग लगा देगी, 2050 तक भारत जो है दुनिया को खरीद लेगा, 2060 तक दुनिया में सिर्फ भारत ही रहेगा, 2080 तक हर आदमी के खाते 50-50 करोड़ रुपए रहेंगे, 2090 तक हर आदमी की छत पे एक जहाज खड़ा होगा। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम कब रहोगे? और तुम लोगों से कह रहे हो 2030 तक जहाज खड़ा रहेगा, कैसे भाई? मतलब कैसे? इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग हो ही नहीं सकती। जब सरकार ही फिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स क्या कर लेंगे? जब सरकार को ये नहीं पता कि आज है कि कल नहीं है, तो इसीलिए भारत में अर्थव्यवस्था डाउन चलती है। समझो, अब समझो मेन कॉज क्या है। यही मेन कॉज है कि जैसे मैं हूं, अब मैं प्रधानमंत्री हूं, अब भाई मुझे पसंद आ रहा है ये कि भाई तू मेरा अर्थशास्त्री बन जा, हाँ भाई बता क्या करना है, मान ले। अब जैसे मैं चेंज हुआ, जो नया आएगा सबसे पहले इन पे लात मारेगा, भागो यहां से, यहां क्या कर रहे हो तुम बे, निकलो यहां से। आया ना? तो फिर क्या भाई, नीति आयोग ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसी योजना वैसी योजना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन है? मंत्री भी हैं। और उपाध्यक्ष किसकी नियुक्ति किसने करी? प्रधानमंत्री ने। सीईओ की नियुक्ति किसने करी? तो जिस दिन पीएम चेंज हुआ, सारा नीति आयोग को मार मार के भगाएगा उन्हें। तो काय की योजना है? सब हवाबाजी है। देश की पॉलिटिक्स ऐसे डिजाइन है कि विकास हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसलिए अपना विकास करो, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 2047 बताओ, विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। हाँ, ये सब जुमलेबाजी है। बैठ जा तू, सुन, इधर देख, इधर देख, अबे बैठ, सुनो, शांत रहो। 2004 की जो कांग्रेस आई थी ना, उस कांग्रेस की 2004 के कार्यकाल पे जा, और वहां देख प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा था। 2026 आ गई, कुछ 24 में कहा था, कुछ 25 में कहा था, पता नहीं क्या क्या कहा था, कुछ हुआ? ऐसे ही होता है। हमारे देश में 15 साल पहले का प्लान बताते हैं, आज का नहीं। उस हिसाब से ये बात उनकी समझ आती है जो पढ़े लिखे लोग हैं। अभी तुम तो क्या पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विकास, देश, भारत, और अंत में समझोगे दुनिया की एक ही चीज सत्य है, वो क्या है? राजनीति। भारत में अगर राजनीति में इसका काम नहीं रहा तो रहेगा ही नहीं। 2047 कहां चली गई? समझ गए? ये अमेरिका में पॉसिबल है, इंडिया में नहीं। ये अमेरिका में पॉसिबल है क्योंकि वहां प्रधान राष्ट्रपति 4 साल रहेगा ही रहेगा। ये रूस में पॉसिबल है, वहां 6 साल रहेगा ही रहेगा। ये नॉर्थ कोरिया में पॉसिबल है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। और वहां का अलग सिस्टम है, वहां को राष्ट्रपति को हटा नहीं सकता कोई, बहुत अलग बात है उसको हटाना। हमारे कंट्री में क्या है? सीधी बात। अब सुनो और सुनो, इनमें लक्षण क्या है कि इनमें आपने देखा कि जहां संसदीय प्रणाली होती है अध्यक्षीय, वहां पर किचन कैबिनेट था। किचन कैबिनेट याद है? यानी राष्ट्रपति अपने मन से रखेगा। हमारे कंट्री में कोई किचन कैबिनेट नहीं है। है कोई किचन कैबिनेट?
हमारे कंट्री में कोई किचन कैबिनेट नहीं है। अब किचन कैबिनेट नहीं है तो तभी तो मोदी जी ने नीति आयोग बनाया है। व्हाट इज द नीति आयोग? नीति आयोग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ किचन कैबिनेट। सो द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग हैविंग इक्वल स्टेटस विथ कैबिनेट मिनिस्टर्स। हाँ या ना भाई? नीति आयोग क्या है? एक प्रकार की किचन कैबिनेट है। वो वही कॉन्सेप्ट है नीति आयोग का, वो किचन कैबिनेट पे आधारित है। अब हमारे कंट्री में क्या है? इसका हमारे कंट्री में फायदा यह है कि हमारा जो कंट्री है उसमें जो मंत्री परिषद होता है वो ज्यादा प्रतिनिधित्व होता है उसमें। जैसे भाई मंत्री जब बनते हैं तो देखो बिहार से ही मंत्री हैं मंत्री परिषद में, क्योंकि बिहार की सरकार ने सरकार को टिका रखा है। तमिलनाडु से मंत्री हैं सब जगह, सॉरी तमिलनाडु से नहीं, एक भी आंध्र प्रदेश से मंत्री हैं, सरकार को टिका रखा है। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधित्व तो ज्यादा मिलेगा। मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन जहां किचन कैबिनेट होगी वहां तो राष्ट्रपति राजा होगा, वहां प्रतिनिधित्व आपको मंत्री परिषद में कम मिलेगा। वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, जिसको चाहे उसे बनाएगा, बेटी को, बेटा को, दामाद को, एलन मस्क को, जिसको चाहे उसे बनाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां आपको कम प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। ये लक्षण वक्षण मैंने सब मिक्स कर दिए, प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। हमारे यहां ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा हमारे यहां। इसीलिए अब हमारा कंट्री क्या है? मैंने क्या ना, हमारा कंट्री हाथी है। क्या है? हाथी कैसे चलता है? लेकिन उसमें सब है हाथी। ये छोटे मोटे देश होते हैं उनमें अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और टाइगर होते हैं दौड़ रहे हैं बस। हमारा कंट्री हाथी है, मचक मचक के चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। न तो हम कभी गिरेंगे, न हमारी अर्थव्यवस्था कभी डूबेगी, क्योंकि हम हाथी हैं, और न हम कभी भागेंगे। यस, तो लिखा ना हमने स्थिर सरकार। नहीं, स्थिरता का सूचक है हाथी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। चलो, हमारे कंट्री में सुनो, हमारे कंट्री में मंत्री परिषद की दोहरी सदस्यता है, डुअल मेंबरशिप। देखो कैसे हमारे कंट्री में जो मंत्री बनेगा वो मंत्री, सुन ले, यहां देख ले, अबे यहां देख, जो मंत्री बनेगा वो मंत्री लोकसभा का सदस्य भी है यार, राज्यसभा का भी है। यानी मंत्री विधायिका का सदस्य है, विधायिका का। बोलो हाँ भाई, वही तो मंत्री बनेगा, सदस्य होगा, नहीं है तो बनना पड़ेगा। और मंत्री कार्यपालिका का भी सदस्य है। बोलो हाँ या ना भाई? मंत्री जब मंत्री बना तो किसका मेंबर हुआ और किसका सदस्य है? अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, वहां इकेरी सदस्यता है। इकेरी, इकेरी मतलब एक ही आदमी है, वो अगर मंत्री है तो जरूरी नहीं है, अमेरिका में जरूरी नहीं है कि जो मंत्री है वो वहां के सीनेट का या सॉरी वहां के कांग्रेस का सदस्य हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ या ना? ये प्रोविजंस है। हमारे कंट्री में राष्ट्रपति भी संसद का भाग है, उनके कंट्री में राष्ट्रपति कोई संसद का भाग नहीं है। तो ये है हमारे यहां और उनके यहां में अंतर। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर? क्लियर? लिखो, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। प्रणाली संसदीय में लिखे। क्या कमेंट आ रहा है एक बार दिखाना जरा, टॉपिक छूट रहा है, क्या कह रहा है मेरे बात दिखा, कमेंट दिखा मुझे। स्रोत बताना है सर। स्रोत किसका बताओगे सर? स्टूडेंट को राजनीति करना चाहिए? हेलो, पहले तुम राजनीति लायक बन तो जाओ गधो। राजनीति करने के लिए तुम पहले आईपीएस बनो, फिर बिहार की पूरी पुलिस के मालिक बनो, तब ट्राई करना। बड़ी चीज है वो। लिखो आगे, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। हाँ, कुछ नहीं है तो किया जाएगा, ऐसा नहीं है, गलत फहमी मत रहना। भविष्य, आज वर्तमान में भारत पता है कहां जा चुका है? आज भारत में 2026 के बाद, परसी मन के बाद, राजनेता वह नहीं बनेगा जो कुछ नहीं कर पाया, राजनेता वो बनेगा जो दुनिया में सब कुछ कर पाया। ये आप मान लेना इस बात को। उसका रीजन है, या वो बनेगा, इतना आसान नहीं आपको लगता है, हमें लगता है। एक जैसे मोदी जी हैं, जिस आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। एक्चुअली राजनेता बनने के लिए आपको दुनिया के जूते खाने पड़ते हैं,
तो जो बच्चे चुनाव में है, राजनीति में, मेरे कुछ बच्चे स्टूडेंट है चुनाव में, राजनीति में, जैसे दिल्ली में एक लड़का है वाइस प्रेसिडेंट है डीयू का, तो वो लड़के जो राजनीति में है वो समाज से तिरस्कृत है। घर वाले कहते हैं क्या करता है, गुंडागिर्दी। रिश्तेदार कहते हैं क्या करता है, कुछ नहीं। उनका भविष्य चौपट है, लेकिन जब उनका भविष्य बनेगा तो लोग कहेंगे वाह 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 वाह। यही दिक्कत है राजनीति की। इसे राजनीति इतना आसान है, चुपचाप पढ़ो लिखो नौकरी लगाओ, लिखो आगे। संसदीय शासन प्रणाली, पहला कार्यपालिका, इसमें लिखोगे, संसदीय में लिख रहे हो ना, हाँ लिखो पहले कार्यपालिका विधायिका के प्रति, संसदीय में लिख जल्दी जल्दी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। उसमें लिखो उत्तरदायित्व का अभाव, राष्ट्रपति में लिखो उत्तरदायित्व का अभाव। लिखो संसदीय में अस्थिर सरकार, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। अस्थिर सरकार, अस्थिर अस्थिर सरकार, इसमें लिखो स्थिर सरकार, स्थिर सरकार, स्थिर गवर्नमेंट। लिखते जाओ ना, सामने तो लिखा है गधे। उसमें लिखो किचन कैबिनेट। अब क्या अलग से लिखाऊं इसको, लिखो उसको, लिख दिए किचन कैबिनेट। और उसमें लिखो किचन कैबिनेट नहीं, इसमें नहीं है ना, किचन कैबिनेट नहीं, इसमें लिखो किचन कैबिनेट है, किचन कैबिनेट है। इसमें लिखो संसदीय में, नहीं नहीं ये नहीं है वो, उसमें लिखे जरा, चलो बताऊंगा, तुम बात मत करो क्लास में, चीजों के बारे में बात मत करो। लिखे अधिक प्रतिनिधित्व, संसदीय में लिखे अधिक प्रतिनिधित्व, संसदीय में लिखो अधिक प्रतिनिधित्व यानी व्यापक प्रतिनिधित्व। इसमें लिखो सीमित प्रतिनिधित्व, किस वाली में, राष्ट्रपति में लिखो सीमित प्रतिनिधित्व। सीमित आएगा ना, सीमित बोलो हाँ, ठीक है वेरी गुड। सीमित प्रतिनिधित्व, कम प्रतिनिधित्व। संसदीय में लिखो द्वैरी सदस्यता, द्वैरी सदस्यता, द्वैरी सदस्यता, द्वैरी सदस्यता। कार्यपालिका विधायिका, डैश करके लिख दो, कार्यपालिका और विधायिका। द्वैरी सदस्यता किस किस की, कार्यपालिका की और विधायिका की। उसमें लिखो इकहरी सदस्यता, इकहरी सदस्यता। उसमें क्या लिखो, इकहरी सदस्यता, सिंगल सिंगल सदस्यता। अच्छा एक बात बताओ, अब इसी में गुण दोष हमने मिक्स किए, सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा अगर मैं पूछूं, हाँ दूरदर्शी, अच्छा लिखो, इसमें लिखो नीति निर्माण में दूरदर्शिता नहीं, यह छोटी नीतियों का निर्माण, दूरदर्शिता नहीं है। और इसमें नीति निर्माण में दूरदर्शिता, ठीक है, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता। क्लियर है पॉइंट, अरे हाँ है ना। चलो इसमें एक और लक्षण लिखो इस वाली में, संसदीय में देखो, संसदीय मुझे एक बात बताओ, इसमें शक्ति का, हेलो, संसदीय में शक्ति का पृथक्करण है या नहीं है, है या नहीं है। शक्ति का पृथक्करण क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों कैसे रहे, इसमें तो मिक्स है भाई। कार्यपालिका के सदस्य कहां के सदस्य, विधायिका के, बोलो हाँ या ना।
तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है ये, फैक्ट है ये। यानी इसमें शक्ति पृथक्करण पूरा देखने को नहीं मिलता संसदीय में। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने क्या किया, संसद के सदस्यों को ही कार्यपालिका सदस्य बना दिया। क्लियर? जब ये जो है इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। लिखो, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है बेटा? ठीक है? क्लियर? अब एक बात बताओ, संसदीय में जो मंत्री होंगे कुशल होंगे या अकुशल होंगे? बताओ, कुशल या अकुशल? कुशल या अकुशल? भाई सब मंत्री बनेंगे। जब सब मंत्री बनेंगे तो कुशल होंगे या अकुशल? भाई आप एक बात सोचो, संसद में केंद्र की सरकार है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने लल्लन सिंह को मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? क्यों बनाया है? बताओ। सरकार बनाने, अगर कल को नीतीश जी कहते कि लल्लन सिंह ने इसको बनाओ, इसको बनाओ, ये नीतीश जी का बेटा है, इसको बनाओ, मंत्री बनेगा ये, तो मोदी जी बनाते या नहीं बनाते? बनाते। तो इसमें कोई भी मंत्री बनता है अकुशल, जिसको मौका मिलेगा मंत्री बनेगा इसमें। लेकिन यहां राष्ट्रपति अपने मन से बनाता है मंत्री। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो लिखो इसमें अकुशल मंत्री परिषद के सदस्य, क्योंकि व्यापक प्रतिनिधित्व है ना, सबको प्रतिनिधित्व देना है भाई। जाति को भी संभालना है, धर्म को भी संभालना है, पार्टी को भी संभालना है, तो इसमें क्या होगा? फिर तुम्हारे मन में आएगा कि सर ये हमने अपनाई क्यों, इतनी खराब थी तो ये संसदीय हम ही ले लेते राष्ट्रपति प्रकार की। क्योंकि हमने ब्रिटेन के हम गुलाम रहे ना, तो ये हमने गुलामी में ली है। इसमें लिखो कुशल प्रतिनिधित्व। कुशल प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद का ना, और यहां कैसा अकुशल है? चलो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, संसदीय प्रथा के हमारे कंट्री में क्या गुण है और क्या दोष है, क्या अच्छाई और क्या बुराई है? हालांकि हमने इसमें सब कर ली। मैं आपसे पूछूं कि संसदीय प्रथा हमारे कंट्री में है, तो संसदीय प्रथा जो हमने अपनाई अपने कंट्री में, इस संसदीय प्रथा के हमारे कंट्री में क्या है, इसके गुण क्या है, यानी अच्छी चीज क्या है और इसके दोष चीज क्या है? आपने इसके लक्षण जान लिए, इसमें सब मिक्स था अभी। तो क्या गुण लगा आपको? पहला चीज गुण था कि उत्तरदायी सरकार थी, यानी सरकार जब उत्तरदायी सरकार थी तो मोदी जी ये नहीं कह सकते, निरंकुश नहीं बन सकते। हाँ या ना? भाई निरंकुशता का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? मोदी जी हमेशा नहीं बने रह सकते। दूसरा क्या रहेगा इसमें? अस्थिर सरकार गुण है, व्यापक प्रतिनिधित्व रहेगा। हर जाति को, हर धर्म को, हर समाज को क्या मिलेगा? राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा इसके माध्यम से। निरंकुशता का भाव रहेगा, उत्तरदायी सरकार रहेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी। बोलो हाँ या ना? सरकार को जब चाहे तब टपका सकते हैं। इसकी बुराई क्या थी, दोष? जब सरकार उत्तरदायी सरकार रहेगी तो अस्थिर सरकार रहेगी, जब सरकार चाहे तो टपक जाएगी। तो नीति निर्माण जो रहेगा वो कैसा रहेगा, यानी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ेगा। नीति निर्माण व्यापक नहीं होगा। नीति निर्माण कैसा नहीं होगा? दूरदर्शी नहीं होगा, तो नुकसान होगा देश को। और व्यापक प्रतिनिधित्व होने से क्या होगा? अकुशल लोग आएंगे, अकुशल प्रतिनिधित्व देश में देखने को लोगों को मिलेगा। ये क्या हो गए? इसके दोष हो गए। बोलो हाँ या ना? लिख दो एक लाइन में चाहो तो। संसदीय प्रणाली के गुण और दोष, जल्दी जल्दी फास्ट। यानी नीतियों में निश्चितता नहीं रहेगी।
इसमें नीतियों की अनिश्चितता। अब जो तुम पढ़ते होंगे किसी भी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ाई जाती है कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन सत्यता क्या है कि जब प्रधानमंत्री नहीं होगा तो कुछ भी। अब समझे? चलो वेरी गुड। और प्रधानमंत्री बनाने की पावर किसमें? जनता में। और संप्रभुता कहां निहित करती है? इसीलिए इलेक्शन कमीशन कहता है सबसे जरूरी क्या है? मतदान। क्या जरूरी है? तो ये उंगली बहुत जरूरी है बेटा। उंगली लगाओगे, उंगली दिखाओगे और उंगली दबाओगे तो देश बढ़ेगा। है? युवा क्या कर रहा है? युवा एक प्राइवेट कंपनी में जाके नौकरी कर सकता है एसी में बैठ के, लेकिन वोट डालने नहीं जाता। अबे ध्यान नहीं दिया तो कभी आगे और ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25। तो मतदान का प्रयोग अवश्य करें। मतदान के बिना कुछ नहीं हो सकता। चलो टॉपिक खत्म। थैंक यू बाबा, जय हिंद। लास्ट क्लास कब होगी बता रहा हूं, अभी रुक जाओ। अब क्या टॉपिक बचा है भाई? नहीं नहीं, राजनीतिक दल लगाओ भाई। राजनीतिक दल, वेरी गुड लड़का, वेरी गुड। लगाओ राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टीज में बेटा एक नोट्स लगाना। अभी तो टाइम है ना क्लास का? अभी 9:30 तक क्लास है। 9:15 मैं भेज रहा हूं, तुम लगाओ। 5 मिनट है ना अभी। संविधान विकास क्रम कल पढ़ाऊं फिर, है क्या? फिर रुक दया, क्या नाम है तेरा? मैसेज कर जल्दी मुझे। मैसेज कैसे करना? जल्दी, नंबर सेव नहीं किया था, जल्दी कर। आज कैसे खत्म हो जाएगा? हद कर रहा है। ऐसे नहीं होता। टॉपिक खतरनाक था। डालो भाई सत्या, डालो हेडिंग राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। संविधान विकास क्रम शुरू करूंगा मैं। अब क्लास आपकी परसों खत्म होगी, परसों आपकी लास्ट क्लास होगी। आराम से जो भी निक्षेप छूट रहे होंगे सारे खत्म करा के परसों आपकी बैच की लास्ट क्लास है। मंगलवार है परसों, मंगलवार को बजरंगबली में लास्ट क्लास। डन डन डन। जो भी चीजें छोटी मोटी होंगी, संविधान विकास क्रम, कुछ और तुम्हें लग रहा हो मुझे बता देना, कुछ भी बिहार स्पेशल भी जोड़ के मंगलवार को आपको दे देंगे आशीर्वाद। लिखो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। बाद में ये मत कहना सर ये रह गया, जो मन में हो कर ले आना। राजनीतिक दल, वैसे पूरा सिलेबस आपका हो गया है, 100% सब हो गया आपका। पिछली बार के वैसे काफी ज्यादा हो गया है, बहुत सी चीजें हो गई हैं आपकी। राजनीतिक दल क्या? डालो पॉलिटिकल पार्टी। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, राजनीतिक पार्टियां। डालो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। मोदी जी नहीं है इसमें? ये मोदी जी है, मनमोहन सिंह है, चंद्रशेखर, ये मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव, सॉरी नहीं, एच.डी. देवगौड़ा, देवगौड़ा, नरसिंह राव इधर है। और ये कौन है भाई? ये राहुल गांधी नहीं है, ये वो है राजीव गांधी, राजीव गांधी। ठीक है, डालो पार्टियां, दल,
राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। देखो राजनीतिक जो पार्टियां होती है लाडले, ये कई प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। पार्टियों को दो आधार पे बांटते हैं, एक है नेशनल पार्टी और एक है स्टेट पार्टी। यानी ऐसी पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ सकती हैं, उन्हें दर्जा मिलता है राष्ट्रीय दल का। कौन देता है, क्या होता है, ये तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी 2 मिनट बची है बस बस बस। अगली क्लास की टाइमिंग कितने बजे है? चलो कोई नहीं, आप एक काम करना, सुनो मेरी बात, आप एक काम करना, मैं बता रहा हूं, आप राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब मैं पढ़ाऊंगा कल। जैसे बीजेपी कब बनी, 1980 में। कांग्रेस कब बनी, 1885 में। बीजेपी के संस्थापक कौन थे, और कांग्रेस के। ऐसे इन पार्टियों की एक लिस्ट बनाना, कल कॉपी बनी हुई होनी चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे और कब बनी, 84। मैं इसके बारे में कहानी सुनाऊंगा, आप लिस्ट बना लेना। एक तरफ पार्टी और एक तरफ संस्थापक, एक तरफ एयर। ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 3-4 बार, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ज्योति बसु ने बनाई 1964। ऐसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल 2000, और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी पीए संगमा। ये हमारे देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। आप इन्हीं की लिस्ट बनाना, सिर्फ 6 की, ठीक है। बना लोगे, बोलो हाँ। इसके अलावा जैसे अब आती है क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज। क्षेत्रीय पार्टी में बहुत सारे दल हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारे दल हैं। क्षेत्रीय पार्टी में जो बिहार की पार्टीज है उनके बारे में हम बात करेंगे, कल आपको बताएंगे। आप राष्ट्रीय पार्टी का एक बार, जैसे मैं इसमें निशान लगा दूं क्या, जैसे ये डीएमके बहुत चर्चा में रहती है, ये बहुत चर्चा में रहती है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएन रॉय चर्चा में रहती है, शिवसेना चर्चा में रहती है, टीडीपी चर्चा में रहती है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव चर्चा में रहती है। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, बीयू जनता दल बीजेडी, और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। ये कैसे बनी है, इनकी कहानी क्या रही है, कहां से निकली, सब पढ़ाऊंगा आपको मैं। जेडी, शरद यादव ने बनाई थी ये पार्टी, जेडीयू, ठीक है, शरद यादव की पार्टी। जनता दल सेक्युलर, एचडी देवगौड़ा, ठीक है। तो आप एक बार जो है कल, अब इसके बारे में हम आराम से बातचीत करेंगे। और फिर आता है संविधान के स्रोत। ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, जरूरत इसकी पढ़ने की इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान के स्रोत ऑलरेडी आप जान चुके हो कहां से कहा लिया है। हम कल इसके बारे में फिर भी लिखा देंगे। थैंक यू, बाबा, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ डाल देना। और सुनो, हेलो, हाँ डाल देना भाई नोट्स में पीडीएफ, अभी डाल देना, अभी तुरंत।